Today's lecture is Heritage and Culture of Jammu and Kashmir State. Okay. Before delivering the lecture, this topic, Heritage and Culture of Jammu and Kashmir State, once we will concentrate on my lecture. बेटा ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट बनता है पर्टिकुलरली जैंट के स्टूडेंट्स के लिए समझना, और अक्सर we miss these objectives when we see it in the examination. And today's I guarantee to you, if you concentrate, if you focus on my lecture, उसके बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, अगर मैं देखूंगा यहाँ हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली बहुत फेमस है. अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीनस हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस, इसका मतलब यह है ये लोगों की वजह से फेमस नहीं है, ये मार्केट की वजह से फेमस नहीं है. उसका मतलब ही यही है हमारा जो यहाँ का कल्चर है, हमारा जो यहाँ का हेरिटेज है, ये डिफरेंट है, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में, ये पूरी कायनात में मशहूर है. इसलिए बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. ओके, अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यानी कि द कल्चर, द हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज द यूनिक ब्लेंड which makes it different from the rest of country. It means that not through only cultural aspects, it is totally unique in topography, in geography, culturally, ethnically. आपको यहां पता होनी चाहिए, after the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh, the remarkable personality in the history of Islam, when he reached Jammu and Kashmir state, what happened? That time, the Iranian culture was so strong in the state of Jammu and Kashmir state. During the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh, that time Kashmir were called Iran Sagir or Little Iran. From Iran came not only religion, it also brought with him many things. Cuisine, आर्ट, कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, डांसेस. इस वजह से जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे आज भी यहां पे ईरानियन इन कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा कि जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं डायरेक्ट टच करूंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदा देगा. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 खीर भवानी. नंबर 2 शिवरात्रि. नंबर 3 अमरनाथ. नंबर 4 बैसाखी. नंबर 5 जीरी मेला. नंबर 6 लोहरी. दिवाली. ईद. नवरोज. ये 3 टॉपिकों में मैं आपको ये क्लियर करूंगा. पहला टॉपिक रहेगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में. फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. दूसरे लेक्चर में आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात होगी. तीसरे लेक्चर में फोक डांसेस के बारे में बात होगी. जो मैंने पहला लिखा यहां पे खीर भवानी. खीर भवानी आपको बेटा इस तरह याद रखना है, ये लेक्चर से ही पता चलता है. खीर भवानी यानी खीर भावना, उस टेंपल पे खीर भावना. आपस में जो वहां के डिवोटीज होते हैं, जो वहां जाते हैं, आपस में खीर यानी कि खीर भावना. दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं खीर भावनी. अगर हम इसके बारे में बात करेंगे
खीर भवानी के बारे में, मेजर हिंदू फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी नियर तुलमुला एट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। तुलमुला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। गो ये खीर भवानी जो है, ये खुद एक इंसान को पता चलता है खीर भवानी वर्ड से ही। ये बेटा एक टेंपल है, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के तुलमुला गांव में। तुलमुला एक गांव है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। वहां पे कश्मीर के पंडित जाके वहां पे ये सेलिब्रेट करते हैं खीर भवानी। कश्मीरी पंडित तुलमुला के गांव में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक टेंपल है, वहां जाके आपस में खीर भावना, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया खीर भवानी। जो आपको एग्जाम यानी कि जो एग्जाम के बारे में जो आपको याद रखना है, मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द खीर भवानी इन अ विलेज तुलमुला एट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। ओके, एंड इन कश्मीर वैली पंडित सेलिब्रेट इट इन अ स्पेशल एंड यूनिक वे। ये वहां पे बहुत अच्छे अंदाज से बेटा वहां पे ये करते हैं। एंड खीर भवानी जो वहां पे टेंपल है, दिस खीर भवानी टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। रगनिया देवी, इसका मतलब यह है तुलमुला गांधरबल में एक टेंपल है, दैट टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। और इसको हम खीर भवानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कश्मीरी पंडित वहां जाते हैं वो आपस में खीर बावते हैं। इसी वजह से इसको हम खीर भवानी के नाम से बेटा बोलते हैं। वो खीर भवानी एक टेंपल है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, तुलमुला में, एंड दैट टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सिंपल बेटा, इन कश्मीर वैली पंडित सेलिब्रेट इट इन अ यूनिक एंड स्पेशल वे। वो बेटा वहां पे एक टेंपल है, दैट टेंपल इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट दिस। इसको हम खीर भवानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे वो डिवोटीज जो कश्मीरी पंडित वहां जाते हैं वो आपस में खीर बावते हैं। इसी वजह से बेटा उसका नाम पड़ गया खीर भवानी। जब हम दूसरी शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे, ये कल ही था शिवरात्रि। शिवरात्रि अक्सर याद नहीं रहता है लोगों को, हालांकि जम्मू के बच्चों को यह समझ में आता है क्योंकि ये मनाते हैं, लेकिन कश्मीर के बच्चों को यह बहुत कम समझ में आता है। एक बार समझो बस, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। शिवरात्रि विच लिटरली मीन्स द नाइट। शिवरात्रि मीन्स नाइट, रात्रि रात यानी नाइट, शिव नाइट ऑफ शिवा। बेटा इसका मतलब यह है शिवरात्रि लिटरली मीन्स शिवरात्रि, रात मीन्स नाइट यानी नाइट ऑफ शिवा। कौन सी नाइट? यानी बेटा वेडिंग सेलिब्रेट करना, वेडिंग सेलिब्रेट करना। प्लीज बेटा ध्यान, बस वेडिंग सेलिब्रेट करना यानी कि जब शिवा ने अपनी पार्वती के साथ वेडिंग सेलिब्रेट की, इसको हम बोलते हैं शिवरात्रि। वो अगर मैं आपको बोलूंगा शिवरात्रि मीन्स नाइट ऑफ शिवा, लिटरली मीन्स यानी कि वेडिंग सेलिब्रेट करना। Go in Kashmir Valley, again, Pandits and Hindus and Pandits celebrate it, and this is the most popular festival in the state of Jammu and Kashmir. Shivratri means night of Shiva, and is the most popular festival in the state of Jammu and Kashmir state. And in Kashmir Valley, Pandits celebrate it विथ फॉरवेयर, बड़े शौक के साथ यहां पे मनाते हैं। जो आपके रिसेंटली आपके एग्जाम में आया कि इन कश्मीर वैली शिवरात्रि इज ऑल्सो कॉल्ड हैरत। शिवरात्रि को हैरत भी बोलते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, जब शिवा ने अपनी पार्वती के साथ नाइट गुजारी, उनका मानना है ऊपर वाले ने उन पे कर्म किया। क्या कर्म किया? उस वक्त बारिश हुई। इट हैज स्टार्टेड टू रेन ड्यूरिंग दैट नाइट। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, फितरत है। बारिश में अच्छे से इंसान को नींद आती है। यानी हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक ऊपर वाले ने इन पे कर्म किया। व्हेन दे सेलिब्रेट दिस वेडिंग,
ऊपर वाले ने उस दिन ऊपर बारिश बरसाई ताकि ये सुकून से इस रात को गुजारे। लेकिन यहां पे एक ही वाज द गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान जब्बार खान, ही वंस चैलेंज द कश्मीरी पंडित्स, ये आपका ढोंग है, उस दिन कहां बारिश हो सकती है? आप ये विंटर में मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, विंटर में फितरतन विंटर में अक्सर बारिश होती है, ये खास क्या मिरेकल है? आप मुझे ये दिखाओ कि आप कभी समर में ये सेलिब्रेट करो, अगर उस दिन बारिश हुई तो मैं मानूंगा। इट मीन्स जब्बार खान challenged Kashmiri Pandits, let you celebrate it. In the summer months, we will see whether it may rain or not. When Jabbar Khan challenged the Kashmiri Pandits, they have accepted their challenge. उन्होंने इस शिवरात्रि को थोड़ा आगे लिया, लेकिन क्या हुआ? उस रात भी बारिश हुई। जब उस रात भी बारिश हुई, जब्बार खान बहुत परेशान हुआ कि हां, ये मेरा ही गलत था, उस रात बारिश होती है। जब जब्बार खान ने इस इवेंट को देखा कि उस रात भी बारिश हुई, तो जब्बार खान हैरत में पड़ गया। इस वजह से शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हैरत। गो बेटा, शिवरात्रि के बारे में क्या है? यानी कि नाइट ऑफ शिवा, अपनी पार्वती के साथ। और जब जब्बार खान ने चैलेंज किया कश्मीरी पंडित उसको, आप मुझे हमें दिखाओ, आप थोड़ा इसको 1 महीने के बाद सेलिब्रेट करो, हम देखेंगे बारिश होगी कि नहीं। मगर उस दिन बारिश हुई। जब बारिश हुई, जब्बार खान हैरत में पड़ गया। इस वजह से बेटा शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हैरत, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। ओके, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, आप लोगों ने बार बार सुना होगा अमरनाथ। जब ऊपर वाले को कुछ काम करना होता है तो वो होके ही रहता है। एक बार क्या हुआ, वहां अमरनाथ में यानी पहलगाम में एक शफर था, उसका नाम था बूटा मलिक। उसने इस मैदान में एक साधु को देखा। उस साधु ने इस बूटा मलिक के हाथ में एक सेका कोल दिया। जब वो बूटा मलिक, जब वो शफर घर पहुंचा, दैट वाज नॉट द कोल दैट कंटेन्ड गोल्ड। जब्बार खान रशड फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर टू थैंक दिस साधु, लेकिन साधु सडनली डिसअपियर्ड देयर। फिर इसने क्या किया? फिर उसी शफर ने, बूटा मलिक ने तमाम हिंदुओं को तमाम मैसेज दी यहां इस चीज के बारे में। इस वजह से बेटा जो ये हिंदूज वहां जाते हैं, व्हेन दे डोनेट एंड मोस्ट ऑफ द परसेंटेज गोज टू द श्राइन हु मैनेज्ड दिस अमरनाथ, एंड हाफ ऑफ इट्स परसेंटेज गोज टू द डिसेंडेंट्स ऑफ बूटा मलिक। इसी वजह से जो शफर पहलगाम में काम करते हैं इतने अमीर बन गए। ये ऊपर वाले का बेटा करना था, वो इतने अमीर हैं, उनके पास बहुत सारे होटल्स इस वक्त मौजूद हैं। क्यों बेटा? उस बूटा मलिक ने हिंदूज को यह बताया कि आपके साधु ने मुझे यहां राज की बात बताई। इस वजह से जब वहां ये डोनेट करते हैं, हाफ ऑफ द परसेंटेज गोज टू द डिसेंडेंट्स ऑफ बूटा मलिक। इट मीन्स दैट अगर हम अमरनाथ के बारे में देखेंगे, गो बेटा अमरनाथ यात्रा के बारे में, गो अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, it releases human beings from all their sins and guarantees their entry into heaven as per their legend। क्यों बेटा उसकी अहमियत क्यों है? because the शिवा ने अपनी, because the शिवा recounted to पार्वती, इसकी इसलिए अहमियत है क्योंकि शिवा ने अपनी पार्वती को, यानी कि द शिवा recounted to पार्वती द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इन ए केव एट अमरनाथ। इस शिवा ने अपनी मैडम पार्वती को पूरी दुनिया के बारे में, ये दुनिया में जो मखलूक है, इस मखलूक का राज क्या है, ये शिवा ने अपनी पार्वती को इसी केव में बेटा रिकाउंट किया, इसी केव में बेटा इस सीक्रेट को एक्सप्रेस किया। इसी वजह से इस अमरनाथ यात्रा की बहुत अहमियत है। अहमियत क्यों है बेटा? क्योंकि जो हिंदू पिलग्रिमेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे गोज टू वेंट दिस पिलग्रिमेज। बेटा अहमियत क्यों है? बिकॉज शिवा रिकाउंटेड टू पार्वती द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन, यानी कि दुनिया में इस मखलूक का राज क्या है, इस शिवा ने इस पार्वती को बोला इसी केव में। इसी वजह से हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक जो वहां पे ये इस पिलग्रिमेज को जो वहां जाता है, इट रिलीजेस ऑल देयर सिन्स एंड गारंटीज देयर एंट्री इनटू हेवन अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, एंड इट इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोमिसिंग यात्रा फॉर हिंदूज, अमरनाथ यात्रा। क्यों बेटा क्यों अहमियत है? अहमियत इसलिए है
क्योंकि शिवा ने अपनी पार्वती को इस केव में सारा राज, यानी कि दुनिया में ये जो कायनात है, ये मखलूक है, इस दुनिया में मखलूक की राज क्या है, इसी वजह से वहां सारे जाके वहां दर्शन करने जाते हैं। बिकॉज हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक वहां पे बेटा जो वहां हिंदू जाते हैं उसका अकीदा है इट विल रिलीज ऑल माई सिन्स व्हाट आई डिड। क्यों? इस केव की यही अहमियत है, शिवा ने अपनी पार्वती को सारी राज खोल दी इसी केव में। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट प्राइमाइजिंग, इट इज सैक्रामेंटल। अगर हम बैसाखी के बारे में बात करेंगे, बैसाखी के बारे में बेटा कि दिस बैसाखी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वाइसाख, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वाइसाख मीन्स द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, नॉर्मली सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल 13th April. In northern India, it is celebrated on 13th April and is the harvest festival in northern India and is considered to be most auspicious, especially for marriages. यानी बैसाखी का मतलब यह है कि ये लोग जो बैसाखी मनाते हैं उनका मानना है कि हमारे फसल पक गए। जब उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है इसलिए ये मनाते हैं कि हमारे फसल पक गए, हमें फल का मेहनत मिला। इसी वजह से जब वो फल काटते हैं ये जान के कि जो हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत यानी कि हमारे फसल पक गए, हमें अपनी मेहनत का फल मिला, इसी वजह से वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। कब? बेटा सेलिब्रेटेड ऑन 13th April and is the harvest festival which is celebrated in northern India and is considered to be most auspicious especially for marriages. ये लोग उसी वक्त बेटा ज्यादा अपनी लड़कियों की शादी करते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे दिन है, क्योंकि हमारी मेहनत का फल मिला इस वक्त जो हम हार्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात अगर हम बैसाखी के बारे में, बेटा अगर ये फार्मर्स का है बैसाखी, इस वक्त इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पंडित्स एंड हिंदूज सेलिब्रेट इट इन ए स्पेशल एंड यूनिक वे। यानी कि सिख क्यों मनाते हैं ये बैसाखी? बिकॉज जो सिखस का 10th गुरु था, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरि गोविंद, हरिराज, हरि कृष्ण, तेज बहादुर, गोविंद सिंह, जो इनका 10th गुरु था गोविंद सिंह, उसने उसी दिन गोविंद सिंह ने 10th गुरु ऑफ सिखिज्म कंसिडर दिस बैसाखी एज द बर्थ ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ यानी बैसाखी के दिन ही सिखिज्म का जो 10th गुरु था, गुरु गोविंद सिंह, यानी दे सेलिब्रेट दिस बैसाखी एज ए बर्थ ऑफ खालसा पंथ। द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म गोविंद सिंह who led the foundation of Khalsa Panth, and he considered this day as an occasion to transform all the Sikhs into the family of saint soldiers. गो बेटा ये जो बैसाखी है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पे हम मनाते हैं 13th अप्रैल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे फसल पक गए, हमें आज अपनी मेहनत का फल मिला। इसी वजह से वी सेलिब्रेट इट ऑन 13th अप्रैल एंड इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिखस एंड पंडित्स सेलिब्रेट इट। बेटा सिखस क्यों बेटा सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज द बर्थ ऑफ खालसा पंथ, द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस खालसा पंथ। इसी वजह से बेटा जो आपके एग्जाम में आता है, बैसाखी के दौरान सिखस बेटा परफॉर्म भांगड़ा डांस ऑन दिस ओकेजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, यानी कि भांगड़ा डांस इज परफॉर्मड, भांगड़ा डांस इज परफॉर्मड ऑन दिस ओकेजन
यानी बैसाखी के दौरान कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? भांगड़ा डांस इज परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन। ओके, उसके बाद जीरी मेला। जीरी मेला के बारे में बेटा, ये जीरी एक गांव है, जीरी एक गांव है ये बेटा, यहां इस हाईवे पे बिटवीन जम्मू टू अखनूर, जम्मू टू अखनूर एक हाईवे पे एक गांव है, उसका नाम है जीरी। वहां पे क्या हुआ, एक बार वहां पे एक किसान था, उसका नाम था बाबा जट्टू, बाबा जट्टू। ओके, इस बाबा जट्टू ने क्या किया, इस जीरी में, जीरी एक गांव है, जम्मू टू अखनूर रोड पे एक गांव है जीरी, वहां पे एक किसान था, उसका नाम था बाबा जट्टू। उसका अपना जमीन नहीं था, उसने दूसरों की जमीन यूटिलाइज की, लेकिन उनको अपना हिस्सा देता था, शेयर देता था। एक बार ओनर ने क्या किया, जमींदारों ने एक बार यह ऐलान किया, अब उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि जमींदारों को जो जमींदारी करते थे, उनका जमीन इस्तेमाल करते थे, एक बार इन जमीन के मालिकों ने बोला अब आपको यू हैव टू पे ए ह्यूज टैक्स। बट these tillers, they were not able to afford such a huge amount. लेकिन जब उन्होंने मजबूर किया, वहां के जमींदार बहुत परेशान हो गए। जो एक जमींदार था, उसका नाम था बाबा जट्टू, इस जीरी गांव में, when he failed to pay this huge tax, उसने क्या किया, he committed suicide, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। क्यों खात्मा किया? क्योंकि बेटा he could not afford to pay such huge amount। जब उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया जट्टू गांव में, जीरी गांव में, सॉरी, इस उसकी सुसाइड से बाकी किसान बच गए टैक्स देने से। जब बाकी किसान बच गए टैक्स देने से, क्यों बच गए? क्योंकि बाबा जट्टू ने खुदकशी की, जिस वजह से बाकी किसान टैक्स देने से बच गए। इसी वजह से बेटा जम्मू कश्मीर में जो फार्मर्स है वो इस जीरी मेला को मनाते हैं। अक्टूबर नवंबर में एनुअल फेयर, वो इस जीरी मेला को मनाते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जट्टू। एंड अक्टूबर नवंबर में एनुअल फेयर मनाते हैं। और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट मीन्स इट सिग्निफाइज करेज, ऑनेस्टी एंड कंपैशन ऑफ बाबा जट्टू। एंड दिस जीरी मेला इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स मेला। अगर बाबा जट्टू ने उस वक्त खुदकशी नहीं की होती तो आज भी सारे किसान जम्मू कश्मीर में परेशान होते। इस बाबा जट्टू के खुदकशी की वजह से बाकी किसान बच गए टैक्स देने से। इसी वजह से वो अक्टूबर नवंबर में बेटा उसका दिन मनाते हैं, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जट्टू। ये बेटा जीरी एक गांव है अखनूर जम्मू रोड पे, वो वहां फार्मर जाके इस जीरी मेले को मनाते हैं। ओके, उसके बाद लोरी, उसके बाद लोरी, ये आपको पता है बेटा लोरी, लोरी में क्या होता है, ये 13 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं लोरी? इन ऑर्डर टू, पर्टिकुलरली यानी कि जम्मू रीजन, इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग, यानी सर्दी खत्म हो गई। ये इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग, ये इस जीरी मेले को 13 जनवरी मनाते हैं। लेकिन यहां पे एक बात है, ये इस जीरी मेला को जो आपके एग्जाम में आता है, जीरी मेला हम, सॉरी लोरी हम इसलिए मनाते हैं इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग। सर्दी चली गई, अब खजा आ गया, उस दिन बेटा वो मूंगफली जलाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए लोरी में, उस वक्त जो आप बार बार आता है बेटा एसएसबी में, यानी कि एक डांस परफॉर्म किया जाता है लोरी के दौरान, दैट इज कॉल्ड छज्जा डांस। छज्जा डांस इज परफॉर्मड ऑन द ओकेजन ऑफ लोरी। दिस छज्जा डांस इज ऑल्सो कॉल्ड पीकॉक डांस। This peacock dance is also called dandaras. These are the dances which are performed during the occasion of, को बेटा during the celebration of Lohri. Very important point which often came in the competitive examination. लोहरी के दौरान बेटा
छज्जा डांस. Chhajja dance is also called peacock dance. Peacock dance is also called dandaras. These dances are performed on the occasion of Lohri. Lohri means welcome. किसको वेलकम करना है? वेलकम ऑफ स्प्रिंग, यानी कि हमें जब हम स्प्रिंग को वेलकम करते हैं, ये हम बेटा कब मनाते हैं? ये हम 13 जनवरी मनाते हैं. इन ऑर्डर टू वेलकम द स्प्रिंग. वेरी इंपॉर्टेंट लोहरी, यानी कि इस वक्त हम छज्जा डांस, ये आपके एग्जाम में आया, व्हेन वी परफॉर्म छज्जा डांस या ड्यूरिंग द लोहरी फेस्टिवल विच डांस इज परफॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, उसके बाद दिवाली. दिवाली ज्यादा बेटा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिवाली के बारे में बेटा पहला थोड़ा वाक्य सुनिए. ओके, जो बेटा दिवाली है, दिवाली, इस दिवाली में क्या होता है? राम जी, जो राम था, बहुत बड़ा राम हिंदू मजहब में, अयोध्या का रहने वाला था. उसके वालिद साहब का नाम था दशरथ जी, दशरथ. राम जी के वालिद का नाम था दशरथ. व्हाट हैपेंड? इस दशरथ ने एक बार दूसरी शादी की, सेकंड मैरिज. जब दशरथ जी ने सेकंड मैरिज की, लेकिन जब दूसरी औरत उसके घर में घुस गई, डेट वॉज द स्टेप मदर ऑफ राम. उस औरत ने, आपको पता है औरतें तो बहुत खतरनाक होती है दुनिया में, उस औरत ने इस दशरथ जी को बहुत मोटिवेट किया, बहुत तंग किया, आप इस राम को निकालो घर से. सारों को पता है बेटा कि दीज थिंग्स हैपन. इस औरत ने दशरथ को बहुत तंग किया, इस राम को इस घर से जल्दी निकालो. ये दशरथ जी मजबूर होके उसने एक बार राम को घर से निकाला. जब उसने राम को घर से निकाला, ऊपर वाले को करना था, ये सन्यासी बन गया. ये बेटा पहाड़ों में ऊपर वाले की इबादत करता रहा, भगवान की इबादत करता रहा, सन्यासी बन गया पहाड़ों में. जब ये 14 साल के बाद घर आया अयोध्या में, इस औरत ने दशरथ को तंग करके राम को निकालो यहां घर से. जब इसको निकाला गया, जब ये राम 14 साल के बाद वापस घर अयोध्या आया, ये जीरो निकल के, बेटा जीरो निकला, लेकिन हीरो बन के आया. राम को जब निकाला जीरो, जब वापस आया हीरो बन के आया. ये 14 साल के बाद वापस आया घर. इसी वजह से बेटा हम दिवाली मनाते हैं. यानी कि इस दिवाली का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू रिटर्न डेट ऑफ राम, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम. इसी वजह से बेटा हम दिवाली मनाते हैं. यानी द जम्मू पीपल टेक एक्टिव पार्ट इन दिवाली सेलिब्रेशंस in order to commemorate the return date of Ram after 14 years. And ये क्या करते हैं ये लोग? They decorate their houses in advance. यानी कि इस दिन राम घर आया, अयोध्या आया, जम्मू के लोग इस अपने इन घरों को, पूरी हिंदुस्तान के लोग घरों को डेकोरेट करते हैं, ताकि आज राम हमारे घर भी आएगा. ये उनका अकीदा है. जब वो 14 साल के बाद घर वापस आया, एज अ हीरो निकल के गया, जीरो निकल के गया, हीरो बन के आया. वो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ज्यादा जम्मू के लोग, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम आफ्टर 14 ईयर्स. जब राम को निकाला गया, अब पूरी हिंदुस्तान, अब पूरी हिंदूज इसकी रिटर्न डेट को मनाते हैं एज अ दिवाली. एंड उस दिन क्या करते हैं बेटा? दे डेकोरेट देयर हाउसेस इन एडवांस. उस वक्त बेटा दे एक्सचेंज द स्वीट्स ईच अदर, दे प्ले विथ फायर क्रैकर्स. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बैन्ड टू प्ले विद द फायर क्रैकर्स. यानी फायर क्रैकर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बैन लगाया, बिकॉज इट मे कॉज पोल्यूशन. सेकंड, इंस्टेड ऑफ वी कैन यूज ग्रीन क्रैकर्स. और दूसरी बात बेटा कि दिवाली के बारे में, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होनी चाहिए. वही दुकानदार परचेज कर सकता है इन ग्रीन क्रैकर्स को हु आर होल्डिंग द लाइसेंस. ओनली द लाइसेंस होल्डर्स कैन सेल दीज ग्रीन क्रैकर्स हु आर होल्डिंग द लाइसेंस. वो बेटा सिंपल. दिवाली हम कब मनाते हैं? दिवाली हम इसलिए मनाते हैं इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रिटर्न डेट ऑफ राम.
अयोध्या उसका घर है। जब वो 14 साल के बाद जंगल से वापस आया, हम इसलिए उसके रिटर्न डेट को दिवाली मनाते। उसके बाद बेटा ईद। ईद के बारे में यहाँ मुसलमानों को, कश्मीरी बच्चों को ये ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। यहाँ बेटा ईद हम मनाते हैं, एक को हम बोलते हैं बड़ी ईद, दूसरे को बोलते हैं छोटी ईद, और बड़ी ईद इज आल्सो कॉल्ड बकरी ईद। बकरी ईद। ओके, जब हम बड़ी ईद मनाते हैं इसलिए मनाते हैं, हम उस दिन पूरी जो भी दुनिया में मुसलमान हैं उस बड़ी ईद पे हम कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। क्यों कुर्बानी करते हैं? हमारा अकीदा है, हमारा मानना है, हमारे मजहब में है, जो प्रॉफिट इब्राहिम था, ही वंस ड्रीम्ड, उसने एक बार ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? टू सैक्रिफाइस हिज सन इस्माइल। लेकिन बेटा हमारे मजहब में पैगंबरों का ख्वाब वही होता है, ये रियलिटी होता है, ये इंप्लीमेंट करना पड़ता है जब कोई पैगंबर ख्वाब देखे। when prophet Ibrahim wake up from sleeping, he conveyed this message to his son Ismail. ए इस्माइल, मैंने आज ख्वाब में देखा, मैंने आज आपको ख्वाब में कुर्बान करते देखा। ये जो उसका बेटा था इस्माइल, उसने अपने बाप को बोला, अगर आपने ख्वाब में देखा उसका मतलब है ये आप पे हुक्म है, फिर आप क्यों देर करते हो? फिर देर किस बात की? when Ibrahim started to sacrifice his son, when he started to enjoy his life, what happened? बेटा उस पे ये छुरी नहीं चल गई। The sheep suddenly appeared there. फिर इब्राहिम को ये हिट मिली, ये सिर्फ आप पे आजमाइश थी, लेकिन उसका मतलब ये है, यानी कि उसके बेटे पे ये छुरी नहीं चली, वहां सडनली बेटा अपियर शीप हुआ। उस दिन से आज तक हम अपने जानवरों की कुर्बानी जारी रखते हैं बड़ी ईद पे, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम टू हिज सन इस्माइल। इसी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान इन जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ इब्राहिम टू हिज सन इस्माइल। अगर हम देखेंगे बेटा उसके बाद ईद, छोटी ईद। छोटी ईद आपको पता है हम रोजा रखते हैं 30 दिन। 30 दिन के बाद हम ईद मनाते हैं, ईद, छोटी ईद। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमने 30 दिन रोजा रखे कि अल्लाह इन रोजों को, इन फाकों को कबूल फरमा। इसी वजह से हमें खुशी होती है। ईद का मतलब है खुशी, इन ऑर्डर टू मार्क द एंड ऑफ रमजान। जब हम रमजान के बाद जो ईद मनाते हैं इसको बोलते हैं छोटी ईद। उसके बाद 2 महीने 10 दिन होती है बड़ी ईद। दिस इज बेटा नवरोज, ये आपके लिए होमवर्क है। दिस इज ऑल अबाउट द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जो मशहूर है, पर्टिकुलरली द कश्मीर वैली, पहला बेटा आपको देखना है शॉल्स। शॉल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बोला, जम्मू कश्मीर ये यूनिक है, उसका कल्चर टोटली यूनिक है, विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। हमारा यहां सिर्फ कल्चर अलग नहीं है, यानी कि ओनली द कल्चरल एस्पेक्ट्स, नो, यानी इथनिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली। जब यहां पे बहुत सारे सेंटर्स आए, उन्होंने यहां पे इस्लाम के साथ साथ यहां पे बहुत सारी चीजें लाई, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में गरीबी खत्म हुई। गरीबी खत्म होने के साथ साथ उन्होंने फिर अपने मजहब पे कंसंट्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल शॉल यहां पे आए, शॉल इंडस्ट्रीज। दिस शॉल इंडस्ट्री, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर, मुगल एम्परर अकबर, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अगर हम शाल के बारे में बात करेंगे बेटा, यह सिर्फ इंडिया में मशहूर नहीं है। हमारी शाल्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। यह बेटा यहां पे, यानी अमेरिका के मार्केट में भी हमारे जम्मू कश्मीर के शाल्स इस वक्त, मैंने आपको बोला सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जो ये शाल्स है, जो आपके एग्जाम में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके एसएसबी एग्जाम में बार बार पूछते हैं, यहां बेटा शाल्स 3 टाइप्स के हैं। एक का नाम है, बेटा ये जहन में रखना है कि यहां पे जो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बेटा प्लीज
कि ये आपको बेटा सिर्फ एक बार कंसंट्रेशन करना, फिर आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पहला जो टाइप है वो है पश्मीना शाल। पश्मीना शाल। दूसरा है पश्मीना शाल, रिंग शाल। तीसरा है जमावार शाल। जमावार शाल। ओके, आराम से बेटा देखना। मैंने आपको बोला दिस शाल इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल एम्परर अकबर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसके बाद मैंने आपको बोला इस शाल के 3 टाइप्स है। एक है पश्मीना शाल, दूसरा है रिंग शाल, तीसरा है जमावार शाल। ओके, जो ये पश्मीना शाल है पहला, ये हम हासिल करते हैं किल गोट से। किल गोट, ये बेटा लद्दाख साइड से, तिब्बत साइड से एक गोट है पहाड़ पे। इसी किल गोट से हम जो फाइबर हासिल करते हैं, उसी फाइबर को हम फिर पश्मीना शाल बना सकते हैं। इसका मतलब यह है द फैब्रिक ऑफ दिस पश्मीना शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट। यानी कि जो वूल हम किल गोट से हासिल करते हैं, उसी को हम पश्मीना शाल बना सकते हैं। अक्सर आता है आपके एग्जाम में, यानी पश्मीना शाल, द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट। ये एक जंगली बकरी, पहाड़ी बकरी, जो बेटा तिब्बत यानी कि लद्दाख साइड से ये बकरी पाई जाती है पहाड़ पे, उससे जो वूल हम हासिल करते हैं, उसी को हम पश्मीना शाल बनाते हैं। वो द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट। ये किल गोट कहां पाई जाती है बेटा? लद्दाख साइड के पहाड़ जो कोराकरम रेंज पे, या तिब्बतियन बेटा तिब्बत साइड से पहाड़, ये किल गोट जहां पे मिलती है, उसी से हम बेटा पश्मीना शाल बनाते हैं। जो दूसरा है, यानी कि ये जो हैंडलूम आर्टिजन्स हैं जो पश्मीना शाल बनाते हैं, ये बेटा कहां से हासिल करते हैं? किल गोट से। इसका मतलब यह है, अगर हम लास्ट में एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे, द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट बाय द हैंडलूम आर्टिजन्स। ओके, जो दूसरा किस्म है रिंग शाल। रिंग शाल, इसको हम रिंग शाल इसलिए बोलते हैं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमारा रिंग शाल मशहूर है। इसको इसलिए रिंग शाल बोलते हैं, ये इतना स्लीक एंड स्मूथ होता है। ये हम रिंग के, जो रिंग होती है, रिंग के थ्रू ये पास हो सकता है। इतना स्लीक होता है, इतना स्मूथ होता है। यानी द फैब्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शाल इज सो स्लीक एंड स्मूथ that it can pass effortlessly through the ring। यानी कि अगर हम रिंग के थ्रू भी इसको पास करने की कोशिश करेंगे, ये आराम से इस रिंग के थ्रू पास हो सकता है। इतना सिलिक और स्मूथ होता है दूसरा रिंग। वो बेटा जो दूसरा है, यानी द फैब्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शाल, दैट इज रिंग शाल, इज एक्सट्रैक्टेड, यानी इज सो सिलिक एंड स्मूथ that it can pass effortlessly through the ring। That is why this is called a ring shawl। ये रिंग शाल हम बेटा कहां से हासिल करते हैं? ये रिंग शाल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप, तिब्बतियन एंटीलोप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चिर्रू। चिर्रू, ये भी बेटा उसी साइड से। जो वूल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं, उससे हम रिंग शाल बना सकते हैं। उसकी अहमियत क्या है? इट इज सो स्लीक एंड स्मूथ, इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू द रिंग। इसी वजह से बेटा ये दुनिया में बहुत महंगा शाल होता है। एंड वी गॉट दिस फाइबर फ्रॉम तिब्बतियन एंटीलोप, इज ऑल्सो कॉल्ड चिर्रू। यानी कि इससे हम पहले वूल हासिल करते हैं। ये इतना स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है, ये हम रिंग के थ्रू पास कर सकते हैं। इसी तिब्बतियन एंटीलोप के वूल से हम रिंग शाल बना सकते हैं। ये जो तिब्बतियन एंटीलोप, जो वूल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं या चिर्रू से, एक ही बात है, उस वूल को हम शहतूश बोलते हैं।
Shahtoosh. This Shahtoosh is also called king of woolers. This Shahtoosh is also called king of woolers. यानी एक जानवर, उसका नाम है तिब्बतियन एंटीलोप और वी कैन से चिर्रू। इससे हम क्या हासिल करते हैं बेटा? शाहतूश। इस शाहतूश को किंग ऑफ वूल्स भी बोलते हैं। कौन सा वूल? जो हम तिब्बतियन एंटीलोप या चिर्रू से हासिल करते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं? रिंग शाल। इसकी खास अहमियत क्या है रिंग शाल की? इट कैन पास एफोर्टलेसली थ्रू द रिंग। लेकिन ये पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन बेटा अमेरिका के मार्केट में भी मशहूर था, लेकिन ये आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये रिंग शाल। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो IUCN के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दे हैव डिक्लेयर्ड दिस चिरू एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। व्हेन दे हैव डिक्लेयर्ड दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तब से बेटा हम चिर्रू से ये वूल हासिल नहीं कर सकते हैं। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाई। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाई, आफ्टर डिक्लेयर्ड बाय IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद हमें ये वूल हासिल नहीं होता है। इसी वजह से मार्केट में ये रिंग शाल आज नहीं मिलता है। वो अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे रिंग शाल, यानी कि द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज सो स्मूथ एंड स्लीक दैट इट कैन पास एफोर्टलेसली थ्रू द रिंग। ये हम किससे हासिल कर सकते हैं बेटा? तिब्बतियन एंटीलोप से या चिर्रू से। लेकिन आज अवेलेबल इससे जो वूल हम हासिल करते हैं, दैट वूल इज कॉल्ड शाहतूश। दिस इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ वूलर्स। आज क्यों नहीं है? बिकॉज चिर्रू वाज डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चिर्रू पे बैन लगाया। इसी वजह से हमारे पास आज शाहतूश अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से आज रिंग शाल गायब है। वो बेटा जो पहला है पश्मीना, ये हम कहां से हासिल करते हैं? केल गोट से। दूसरा चिर्रू या तिब्बतियन एंटीलोप से। आज अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द IUCN। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन्ड टू एक्सट्रैक्ट वूल फ्रॉम तिब्बतियन एंटीलोप और चिर्रू। ओके, जो बेटा जमावार शाल है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बहुत कम, और इतना खूबसूरत होता है। ये इन्हीं के थ्रेड से बनते हैं। हम वो थ्रेड जाया नहीं करते। फिर क्या करते हैं? इन थ्रेड्स को पहले डाई करके फिर हम इसको लैंडस्केप डिजाइन में तैयार करते हैं। यानी जमावार शाल का मतलब यह है द थ्रेड्स ऑफ दिस शाल आर फर्स्ट डाइड बिफोर इंटरवोवन। यानी हम बुनने से पहले हम इसके थ्रेड्स को डाई करते हैं, फिर बनाते हैं। फिर ये इतना खूबसूरत लगता है। ये दुनिया का मेरे ख्याल से एक ऐसा शाल है जो महंगे तरीन शालों में ये शुमार किया जाता है। गो द जमावार शाल, द थ्रेड्स ऑफ दिस शाल इज फर्स्ट डाइड बिफोर वीविंग। आफ्टर दैट इट इज इंटरवोवन विथ लैंडस्केप डिजाइन। गो बेटा शाल्स, दिस शाल इंडस्ट्रीज in Kashmir Valley was introduced by Mughal Emperor Akbar. पश्मीना शाल, रिंग शाल, जमावार शाल। पश्मीना शाल हम किलगोट से हासिल करते हैं, रिंग शाल हम बेटा चिर्रू या तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं, जमावार शाल उन्हीं के थ्रेड से पहले डाई करके फिर इसको लैंडस्केप डिजाइन में प्रेजेंट करते हैं। ये बेटा शाल्स के बारे में जानकारी। अब हम कारपेट्स के बारे में। दिस कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर वैली। इससे पहले बेटा आज बहुत बड़ी मैटिंग, बहुत बड़ी महंगी मैटिंग आती है। इससे पहले जब मैटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, दिस कारपेट्स इंडस्ट्रीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। इस कारपेट की दो टाइप्स है, एक है गब्बा, दूसरा है नमदा। गब्बा हम हासिल करते हैं, ये भी वूल से हासिल करते हैं, ये भी वूल से हासिल करते हैं। ये जो गब्बा है ना, यानी कि जो द यूनिक फ्लोर कवरिंग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स। ओल्ड वूलन्स यानी कि गब्बा क्या होता है? यूनिक फ्लोर कवरिंग जो हम बिछाते हैं नीचे, मैटिंग, ये हम कहां से हासिल करते हैं बेटा? ओल्ड वूल से। ओल्ड वूल से जो बचता है वूल में, वो बेटा इट इज द यूनिक फ्लोर कवरिंग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स। ओके,
ये भी बेटा वूल से ही बनता है नमदा, बट बीटन वूल। बीटन वूल का मतलब ये है हम इस पहले वूल को साफ करते हैं, इसको बेटा बुनते हैं, बुनने के बाद जो एक्सपोर्ट्स को बुनते हैं, फिर उसको बेटा यानी कि सिंपल दिस गब्बा इज इट इज अ यूनिक फ्लोर कवरिंग एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स। ओके, एंड नमदा it is also prepared from the wools but by beaten wool. It is prepared from old wool, it is prepared from beaten wool, and this carpet industries was first introduced by Zainul Abidin in Kashmir Valley. Okay, जब हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करेंगे, एम्ब्रॉयडरी के बारे में बेटा नीडल वर्क पूरी दुनिया में ये भी मशहूर है एम्ब्रॉयडरी। अगर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करेंगे, this embroidery it was introduced in Kashmir by Shah Hamdan मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या है? यानी द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा। कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी को कसीदा बोलते हैं। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस नीडल वर्क से क्या बनते हैं बेटा, यानी कि बेटा यानी कि फॉर एग्जांपल ये बैग्स, क्यूशन कवर्स जिनके ऊपर बेटा नीडल वर्क दिखाई देती है, क्यूशन कवर्स एंड बैग्स। ये एम्ब्रॉयडरी बेटा इस पे काम कर, ये जब काम का डिजाइन, जब एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन इस बैग पे चढ़ता है, ये बैग बहुत खूबसूरत दिखाई देता। वो इसका मतलब यह है एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी को कश्मीर में क्या बोलते हैं? कसीदा। ये किसके काम में आता है? यानी कि बैग के ऊपर ये काम कर दी जाती है या क्यूशन कवर्स के ऊपर। आफ्टर दैट व्हेन इट इज कंप्लीटेड इट रियली गिव्स ए रिलिक्वेंस लुक, डिजाइन्ड लुक। गो बेटा कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी को कसीदा बोलते हैं एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इज यूज्ड इन क्यूशन कवर्स एंड बैग्स। ओके, इस एम्ब्रॉयडरी में जो आपको देखना है, इस एम्ब्रॉयडरी की एक इंपॉर्टेंट काम जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको हम बोलते हैं तिल्ला वर्क। गो बेटा एम्ब्रॉयडरी में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क, दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क। तिल्ला वर्क का मतलब यह है, आपने कश्मीर में देखा होगा जो कश्मीरी वुमेन है उनके फेरन के ऊपर यहां पे एक नीडल वर्क दिखाई देता है। नीडल वर्क वो भी एम्ब्रॉयडरी का एक मशहूर किस्म है, तिल्ला वर्क। इस तिल्ला वर्क में क्या होता है? इसमें बेटा इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड विच आर एम्बेलिश्ड ऑन फेरन्स एंड शॉल्स। यानी ये जो नीडल वर्क है, ये यहां फेरन के ऊपर और शॉल के ऊपर ये नीडल वर्क होती है, वहां ही होती है वो। अगर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड एंड आर एम्बेलिश्ड ऑन फेरन्स एंड शॉल्स। बहुत ही मशहूर है बेटा ये तिल्ला वर्क कश्मीर में। अगर हम इस तिल्ला वर्क के बारे में देखेंगे, ये जो थ्रेड उसके यानी कि जो थ्रेड हम इस्तेमाल करते हैं तिल्ला वर्क में, ये थ्रेड हम कहां से हासिल करते हैं बेटा? ये हम बेटा टेल ऑफ टर्टल से इस्तेमाल करते हैं। टेल ऑफ टर्टल, टेल ऑफ टर्टल जो थ्रेड इसमें काम आता है, ये थ्रेड हम कहां से लाते हैं बेटा? ये यानी कि टेल ऑफ टर्टल, ये हम टेल ऑफ टर्टल से हासिल करते हैं ये थ्रेड। इसी वजह से बेटा एम्ब्रॉयडरी में ये तिल्ला वर्क बहुत मशहूर है। वो अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या है? इन कश्मीर वैली इट इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहां कहां पे बेटा इस्तेमाल होता है एम्ब्रॉयडरी? क्यूशन कवर्स, बैग्स एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है, जो इंपॉर्टेंट किस्म इसमें दुनिया में मशहूर है, दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क। दिस तिल्ला वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड। ये गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड बेटा हम कहां से हासिल करते हैं? टेल ऑफ टर्टल से। जब इसको हम फेरन्स के ऊपर, शॉल्स के ऊपर डिजाइन करते हैं, ये बेटा बहुत महंगा होता है। ये एम्ब्रॉयडरी भी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम उसके बाद वुड कार्विंग देखेंगे, वुड कार्विंग इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह
इसके लिए कौन सी लकड़ी बेटा इस्तेमाल होती है? वॉलनट एंड चिनार ट्री। वॉलनट एंड चिनार ट्री। वॉलनट एंड चिनार ट्री या चिनार ट्री और वुड, यही लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है वुड कार्विंग में। यानी अगर हम वुड कार्विंग, इसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ये बेटा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, लाइक ये किस में इस्तेमाल होते हैं? जब हम ये लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वॉलनट एंड चिनार वुड कॉटेज इंडस्ट्रीज में, लाइक ज्वेलरी बॉक्सेस, फोटो फ्रेम्स, इंटीरियर डेकोरेशन, सिगार बॉक्सेस, ये हम बेटा यही इसी लकड़ी से हम यही चीजें बनाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में। वो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह, इस वुड कार्विंग में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड खातुमबंद। खातुमबंद ये खातुमबंद बेटा जब हम इस लकड़ी से ऊपर की सीलिंग डिजाइन करते हैं, ये बड़े बड़े खानकाहों में होते हैं, बहुत ही महंगी बनती है। यानी खातुमबंद इसी कॉटेज इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। यानी कौन सी लकड़ी बेटा? चिनार या वॉलनट की लकड़ी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। खातुमबंद मीन जो हम बेटा ऊपर सीलिंग, यानी स्पेशल आर्ट ऑफ मेक सीलिंग। क्या मतलब? ये जो क्राफ्ट्समैन होता है, एक्सपर्ट, द क्राफ्ट्समैन फिट्स दीज स्मॉल पीसेस ऑफ वुड इन अ जियोमेट्रिकल पैटर्न विदाउट यूजिंग द नेल्स। यानी जो क्राफ्ट्समैन होता है बेटा लाइक दिस, ये इस लकड़ी का नक्शा इस तरह बेटा, कौन सी लकड़ी? चिनार या वॉलनट की। When the craftsman fits these small pieces of wood in a geometrical pattern without using the nails, when it is completed, it really gives a realistic look. ये बेटा खानकाही शाही हमदान, बड़े बड़े कश्मीर में खानकाही शाही हमदान के ऊपर देखना सीलिंग, वो बेटा खातुमबंद का ही बेटा एक हिस्सा है। वो खातुमबंद का मतलब क्या है? स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग। When the craftsman fits these small pieces of wood into a geometrical pattern without using the nails, that is called खातुमबंद। बेटा किस लकड़ी का? वॉलनट और चिनार। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिस खातुमबंद इज फेमस इन समरकंद, in Iran, in Morocco. It is famous in these areas सबसे ज्यादा। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा कि उसके बाद पेपर माशी, पेपर माशी आपने सुना होगा। पेपर माशी में बेटा जो पुरानी पुरानी न्यूज पेपर्स होते हैं, इनको हम मोल्ड करके, मोटा बना के, गोंद इस्तेमाल करके, फिर हम इसको मुख्तलिफ डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे कश्मीर में वो किश्तियां होती है, किश्तियों को एक डिजाइन दिया जाता है, पेपर माशी। ये पेपर माशी बेटा कहां? ये पुराने पेपरों को इस्तेमाल करके, मोल्ड करके, गोंद इस्तेमाल करके, फिर हम इसको किश्ती के ऊपर बहुत सारी चीजों में डेकोरेट करते हैं। ये मोटा पेपर बनता है, फिर हम इसको बहुत सारी डिजाइन देते हैं पेपर माशी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा पेपर माशी में, वो है इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन। अगर हम यहां रुख करेंगे कुठवा साइड से, कुठवा साइड से एक एरिया है बशोली। बशोली में भी बेटा एक इंपॉर्टेंट मशहूर है, दैट इज कॉल्ड बशोली पेंटिंग। को आपको याद रखना है ज्यादा। शाल किसने इंट्रोड्यूस किया? कारपेट किसने इंट्रोड्यूस किया? एम्ब्रॉयडरी किसने इंट्रोड्यूस किया? वुड कार्विंग किसने इंट्रोड्यूस किया? पेपर माशी किसने इंट्रोड्यूस किया? बेटा शाल्स में अकबर इंट्रोड्यूस किया। शाल्स 3 टाइप के हैं, पश्मीना शाल, रिंग शाल, जमावार शाल। उनकी खुसूसियत क्या है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे कारपेट बेटा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ कारपेट 2 किस्म के हैं, गब्बा और नमदा। गब्बा हम ओल्ड वूल से हासिल करते हैं, नमदा हम बीटन वूल से बनाते हैं। अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी। एम्ब्रॉयडरी इन कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे हम बेटा क्या क्वेश्चन कवर्स एंड बैग्स बनाते हैं। और एम्ब्रॉयडरी का जो मशहूर चीज, मशहूर इसको बोलते हैं तिलावर्क। तिलावर्क मीन्स it involves the use of golden and silver zari thread which are embellished on ferns and shawls।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीडल, ये जो बेटा धागा होता है, ये धागा हम कहां से हासिल करते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है बेटा, वी गेट दिस फ्रॉम द टेल ऑफ टर्टल। अगर हम तीसरी बात वुड कार्विंग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा, ये आपने देखा। और कॉटेज इंडस्ट्रीज में आप वुड कार्विंग में आपने देखा, इसमें बेटा वॉलनट और चिनार की लकड़ी हासिल की जाती है। इसे हम क्या बनाते हैं बेटा, ज्वेलरी बॉक्सेस, सिगार बॉक्सेस, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटो फ्रेम्स। नॉट ओनली दिस, वुड कार्विंग में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड खतुमबंद। खतुमबंद मीन्स स्पेशल आर्ट ऑफ नेल सीलिंग। द क्राफ्ट्समैन फिट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ वुड and in a geometrical pattern without using the nails. When it is completed, it gives a relinquish look. ये बेटा बड़े बड़े खानकाहों और आस्थानों के ऊपर जो सीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं खतुमबंद। एंड दिस खतुमबंद इज फेमस इन समरकंद, ईरान एंड मोरक्को। पेपर माशी के बारे में बात हुई, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। और बशोली में भी बेटा क्या है, बशोली में पेंटिंग मशहूर है कुटवा साइड से। इस वजह से ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा आपके लिए जो होमवर्क है थोड़ा स्ट्रेस करना बेटा, थोड़ा देखना, यानी कांगरी जो हम विंटर में इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी लोग, फेरन और समावार, ये आपके लिए होमवर्क है। कांगरी, फेरन एंड समावार, दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जो। Okay, beta, we already have discussed art and culture of Jammu and Kashmir state. इसका दो कंपोनेंट यानी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात हुई। जो उसका अगला कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, डेट इज कॉल्ड फोक डांसेस। एक बार बस कंसंट्रेट करो बस। पहला है रो। ये रो है क्या? अगर हम इसके बारे में देखेंगे, रो के बारे में देखेंगे, ये कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट डांस है। यानी गांव में इसको रोफ बोलते हैं। अगर हम यानी सिटी में इसको रो बोलते हैं और विलेज में इसको रोफ बोलते हैं। विलेज में इसको रोफ बोलते हैं। फोक डांसेस का मतलब ही यही है, जब एक औरतों का जुड़ मिलके when they will perform the song, 5-6 लड़कियों का मिलना, 5-10 यानी कि एक औरतों का झुंड मिलना, when they perform the songs on any festival, यानी during the reunion of one's lover, या hard mountain life के दौरान जब औरतें गाती है, या festivals के दौरान, we perform these folk dances during reunion of one's lover, during hard mountain life, particularly during festivals. अगर हम रो के बारे में देखेंगे, इसको सिटीज में, अर्बन एरियाज में रो बोलते हैं, रो। और गांव वाले बेटा इससे पहले इलिटरेट ही होते थे, उनको दे वोंट लाइक टू प्रोनाउंस इट वेरी वेल, रो, दे कॉल्ड इट रोप। द विलेजर्स इन कश्मीर वैली दे कॉल्ड इट रोप, बट इन अर्बन एरियाज दे कॉल्ड इट रो। इस रोप को असल बात बेटा, रो का मतलब है जब औरतें, इसमें इस रो में क्या होता है, 5 to 6 वुमेन बेटा, ये क्या, दे फॉर्म द ग्रुप, 5 to 6 वुमेन, दे फॉर्म द ग्रुप एंड होल्ड द हैंड्स ऑफ द एडजेसेंट पार्टनर एंड द अनदर ग्रुप विच स्टैंड फेसिंग टू ईच अदर, दे ऑल्सो फॉर्म द ग्रुप 2 to 6 वुमेन। एंड वो बेटा क्या करते हैं, उसके बाद जस्ट लाइक दिस दे परफॉर्म द सॉन्ग। दो ग्रुप वुमेन का, एक ग्रुप 5-6 औरतों का, 5-6 लड़कियों का, एंड दे होल्ड द हैंड्स ऑफ एडजेसेंट पार्टनर। अनदर ग्रुप भी इसी तरह होता है, बट दे स्टैंड फेसिंग ईच अदर। क्या करते हैं बेटा, इस रो में वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑफ फुटवर्क, अपने इस फुट को पहले आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस फुटवर्क दे परफॉर्म द सॉन्ग्स, दैट इज कॉल्ड रो। कब? इन ऑर्डर टू वेलकम स्प्रिंग, इन ऑर्डर टू वेलकम रमजान, इन ऑर्डर टू वेलकम ईद। ये जो दो ग्रुप आपस में हुआ फेसिंग ईच अदर, दे परफॉर्म दीज सॉन्ग्स, दे आर कॉल्ड रो, दैट इज कॉल्ड रो। यानी अर्बन एरिया में रो एंड विलेज एरिया में रोफ। क्यों? इन ऑर्डर टू वेलकम स्प्रिंग, इन ऑर्डर टू वेलकम रमजान, इन ऑर्डर टू वेलकम ईद।
लेकिन जब ये बेटा गाते हैं कश्मीरी ट्रेडिशन में, ये बी लाइक आवाज, वो हानि भी आपने देखा होगा, वो बी की आवाज, यानी कि बड़ी धीमी अंदाज, जस्ट लाइक बी, उस बी लाइक आवाज में बेटा इस सॉन्ग को गुनगुनाते हैं, रो को गुनगुनाते हैं। क्यों गुनगुनाते हैं? इन ऑर्डर टू वेलकम स्प्रिंग, इन ऑर्डर टू वेलकम ईद, इन ऑर्डर टू वेलकम रमजान। वो बेटा दो ग्रुप होता है वुमेन्स का, आप यहां पे बेटा प्लीज नजर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रो में, मैंने यहां पे बहुत लिखा, रो, हाफिज नगमा, बच नगमा, लड़ीशा, डुम्बली, वनवन, हिरन, गीतरू, कुद, सुरमा, बेंथी। इस रो का जो इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या? दिस रो, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इन तमाम में से, चाहे ये सारे, इन तमाम में से बेटा जो रो है, ये बेटा पॉपुलर फेस्टिवल है, यानी कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग, रो, बी लाइक, इन ऑर्डर टू वेलकम स्प्रिंग, ईद और रमजान, एंड मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। बेटा इसमें आपको ये प्लीज इस बात पे स्ट्रेस करना है, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमाम में से अगर है, वो है रो। उसके बाद बेटा हाफिज नगमा। इस हाफिज नगमा की जो इंपॉर्टेंस है, इन तमाम में से जो यूनिक इंपॉर्टेंस है इस नगमा की, दैट इज, दिस इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लासिकल म्यूजिक यानी दैट इज द सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम। हमने बेटा पर्शिया से लाया उस वक्त, आज ईरान, पर्शिया का आज का नाम जो न्यू नेम है वो है ईरान, लेकिन द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान वाज पर्शिया। अगर वहां यह क्वेश्चन आएगा हाफिज नगमा हमने कहां से लाया, आप गलत करते हो बेटा, हमने लाया ईरान से ही, मगर जब हमने लाया उस वक्त उसका नाम ईरान नहीं था, उस वक्त इसका नाम पर्शिया था। प्लीज बेटा प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस, यानी कि अगर अक्सर आता है आप लिखता है ईरान, ईरान ही सही है, लेकिन ईरान पर्शिया का न्यू नेम है, इस वजह से आपको वहां लिखना है पर्शिया, क्योंकि उस वक्त ईरान का नाम पर्शिया था जब हमने हाफिज नगमा यहां कश्मीर में लाया। गो इस हाफिज नगमा के बारे में, इट इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लासिकल म्यूजिक मीन्स इट इज वेरी सीरियस। इसमें बहुत, इस सूफियाना कलाम में बहुत सीरियस बात होती है, यानी ये ज्यादा मजहब पे बेटा ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, ये पूरी दुनिया को एक ही मानते हैं, एक ही आसमान, एक ही जमीन, एक ही ब्लड, एक यानी कि एक ही सारा अंदाज। आप दुनिया में मजहब की बुनियाद पे क्यों अलग करते हो? ये बेटा बहुत सीरियस होता है ये सूफियाना कलाम, एंड वी हैव ब्रॉट दिस सूफियाना कलाम फ्रॉम पर्शिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात बेटा, दैट इज व्हाई दिस इज द क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक मीन्स विच इज वेरी वेरी सीरियस। इस कलाम को क्या बोलते हैं? सूफियाना कलाम। वेरी गुड। को हमने पर्शिया से लाया, आज उसका नाम ईरान है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा पर्शिया ही बेटा लिखना। अगर गो बेटा इसमें एक बात खास है, इट इज द क्लासिकल म्यूजिक, हाफिज नगमा यानी सूफियाना कलाम। अगर कोई शख्स जम्मू कश्मीर में, जब ये हाफिज नगमा यहां आया, इफ ही विल परफॉर्म द सॉन्ग इन पर्शियन लैंग्वेज, इससे पहले अगर हमने ये पर्शिया से ही लाया, इसका मतलब यह है हम इसको पर्शियन लैंग्वेज में ही गाते थे। जो एक्सपर्ट इस सॉन्ग को पर्शियन लैंग्वेज में गाते, इस शख्स को हम बेटा बोलते हैं हाफिजा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफिजा। वो हाफिजा का मतलब क्या है? जो सॉन्ग पर्शियन लैंग्वेज में इसको बेटा सिंग करेगा, इसको हम बोलते हैं हाफिजा। वो अगर हम देखेंगे हाफिज नगमा, इट इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लासिकल म्यूजिक मीन्स सीरियस कलाम। फॉर एग्जांपल सूफियाना कलाम हमने ये कहां से लाया? पर्शिया से। लेकिन अगर कोई इन शख्स पर्शियन लैंग्वेज में इसको गुनगुनाएगा, इसको हम बोलते हैं हाफिजा। पर्शियन लैंग्वेज में गुनगुनाना हाफिजा कहलाता है। अगर हम बेटा इस हाफिज नगमा में एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हाफिज नगमा इज संतूर। संतूर, ये संतूर क्या है होता है बेटा? यहां पे हमने यहां देखा ए 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट,
प्लेड विद द स्ट्रिंग्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, 100 स्ट्रिंग्स होते हैं। इस स्ट्रिंग्स को हम स्टिक से बेटा क्या स्टिक से टच करके आवाज देते हैं। यानी हाफिज नगमा में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? हाफिज नगमा में संतूर इस्तेमाल होता है। सन मीन्स 100, तूर मीन्स स्ट्रिंग्स। ए 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद स्टिक्स। यानी हाफिज नगमा के दौरान an instrument which is used during this Hafiz Nagma, yani during this Sufiana Kalam, is santoor, which means 100 stringed instrument played with sticks. Go beta, very important. ये हाफिज नगमा कहां से लाया? ये हमने पर्शिया से लाया। Okay. दूसरी बात, it is the classical music. तीसरी बात, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? संतूर। Okay. अगर हम तीसरी बात बच्चे नगमा के बारे में बेटा, यहां बच्चे नगमा के इसका नाम ही है, इट लिटरली मीन्स, यानी कि जो डांस बच्चा करते हैं, बच्चा छोटे बच्चे, कभी कभार बड़े भी करते हैं, लेकिन बच्चा की ड्रेस पहनकर, वो भी बच्चों का ड्रेस पहनना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 5-6 बंदे होते हैं, 5-6। एक लीड सिंगर होता है जो वो बोलता है, बाकी इसको जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईद इज कमिंग, ईद इज कमिंग, ईद इज कमिंग। बाकी 5 बोलेंगे, वी विल सेलिब्रेट दिस, वी विल सेलिब्रेट दिस इन कश्मीरी लैंग्वेज। गो, इट मीन्स दैट दिस बच्चे नगमा, दिस सॉन्ग इज परफॉर्म्ड बाय boys or men dressed as boys. Okay. This dance group has 5 to 6 persons and consisting of a one lead singer. उन 6 में से 7 में से एक बोलता है क्वेश्चन के तौर पे, दूसरा इसको रिएक्ट करता है आंसर के तौर पे इस नगमे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है ब्राइड इज कमिंग, ब्राइड इज कमिंग, दूसरी बोलता है, वो 5-6 जवाब देते हैं, वी आर अवेटिंग हर, वी आर अवेटिंग हर, कश्मीरी लैंग्वेज में। गो बेटा, इस बच्चे नगमा में क्या याद रखना है? यानी कि दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बॉयज और मेन ड्रेस्ड एज बॉयज। और इस बच्चे नगमे में दूसरा पॉइंट बेटा, इट कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि दिस डांस ग्रुप हैज 6 to 7 मेंबर्स एंड वन लीड सिंगर, वन क्वेश्चनर्स एंड द रेस्ट आंसर्स। गो, जो इस बात पे जो स्ट्रेस देना है, ड्रेस्ड एज बॉयज और मेन ड्रेस्ड एज बॉयज, बच्चे नगमा की तौर। अगर हम बेटा लड़ीशा, ये आज भी चलता है कश्मीर वैली में, इट होल्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कश्मीरी ट्रेडिशनल म्यूजिक। ये लड़ीशा टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है। ये मज़ाहिया अंदाज में एक सॉन्ग को गुनगुनाता है, मज़ाहिया अंदाज में। उसी मज़ाहिया अंदाज में गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करता है, डॉक्टरों की क्रिटिसाइज करता है, इंजीनियरों की क्रिटिसाइज करता है, जो गलत करते हैं। चाहे पॉलिटिशियन गलत करेंगे, डॉक्टर गलत करेंगे, इंजीनियर गलत करेंगे, वो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है इन ए ह्यूमरस वे। लड़ीशा गो बेटा, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, दिस लड़ीशा इट होल्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कश्मीरी ट्रेडिशनल म्यूजिक। द लड़ीशा सिंग्स द सॉन्ग इन ऑर्डर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स प्रैक्टिसाइज्ड बाय द लोकल पीपल इन ए ह्यूमरस वे। मज़ाहिया अंदाज में उनकी क्रिटिसाइज करता है। अगर हम बेटा डम्बली, ये बेटा पंजाबी सिख्स करते थे, यहां पे ड्रम, इंग्लिश ड्रम इज बीटन, यहां पे ड्रम को बीट करते थे। कब? हार्वेस्ट फेस्टिवल पे आके वो कलेक्ट करते थे, लोग इनको बेटा उसमें से शेयर देते थे। कब? जब ये अपना टैलेंट दिखाते थे, क्या वो ड्रम बीट करके वहां पे शेयर लेते थे। ड्रम इज बीटन, डुम्बली। ये बेटा खास कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा मैंने आया। अगर हम वनवन के बारे में बात करेंगे, वनवन बेटा, ये कश्मीर में एक कस्टम है। हमारी औरतें जब किसी की शादी होती है, वहां जमा होके उस ब्राइड की तारीफ करते हैं, उस ब्राइड ग्रूम की तारीफ करते हैं। इट मीन्स चोरस ऑफ ए वुमेन इन द कश्मीर वैली इन ऑर्डर टू प्रेज ब्राइड और ब्राइड ग्रूम ड्यूरिंग द वेडिंग। वेडिंग के दौरान औरतें बेटा चकोर में रहके, यानी कि चोरस ऑफ ए वुमेन इन ऑर्डर टू प्रेज द ब्राइड और ब्राइड ग्रूम ड्यूरिंग वेडिंग। एवं बड़ा सिंपल कश्मीर में एक कस्टम है, वहां औरतें जमा होके यानी दुल्हा दुल्हन की तारीफें करते हैं जिस दिन उनकी शादी होती है। अगर मैं बोलूंगा हिरन, नहीं बेटा एक सेकंड, इसको छोड़ो, मैंने यहां पे लिखा। इसके बाद बेटा गीतरू ना, हिरन भी है। हिरन एक इंपॉर्टेंट बात है। हिरन में क्या है? एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में आता है, इट इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म।
हिरन के बारे में इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने अलग एक बात इस यहां पे ऐड किया है, ट्रेडिशनल थिएटर फार्म। ट्रेडिशनल थिएटर फार्म पे स्ट्रेस दिया। इसका मतलब क्या है, यानी किसी नगमे में सिर्फ सॉन्ग, किसी में सिर्फ होता है डांस, किसी में होता है सिर्फ म्यूजिक, लेकिन हिरन की एक क्वालिटी है, इसमें ये सारी चीजें होती है, डांस भी, मूवमेंट भी बेटा, यानी कि जो भी है, डांस हो, मूवमेंट हो, सॉन्ग हो, इसमें ये सारी चीजें होती है हिरन में। वो इसी वजह से इसको बोलते हैं, खास एक अहमियत है, ट्रेडिशनल थिएटर फार्म एंड इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लोरी। वो हिरन की खास इंपॉर्टेंस ये है बेटा, इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लोरी एंड इज द ट्रेडिशनल थिएटर फार्म। प्लीज, इन तमाम में से उसकी एक खास क्वालिटी है ट्रेडिशनल थिएटर फार्म, यानी इसमें सॉन्ग भी होता है, इसमें मूवमेंट भी होता है, इसमें डांस भी होता है। कब? ड्यूरिंग द बेटा, ड्यूरिंग द लोरी। दिस सॉन्ग इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लोरी। और जम्मू पहाड़ीज बेटा, दिस सॉन्ग इज परफॉर्म्ड बाय जम्मू पहाड़ीज या हिली रीजन्स ऑफ जम्मू पीपल। गो, इस हिरन के बारे में 3 पॉइंट्स बेटा याद रखना है। एक ये कौन बेटा हुआ परफॉर्मिंग दिस हिरन? जम्मू पहाड़ीज। दूसरा पॉइंट कब? ड्यूरिंग लोरी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ट्रेडिशनल थिएटर फार्म, जिसमें सारी चीजें, यानी कि मूवमेंट भी, डांस भी, सॉन्ग भी आता है। वो बेटा ये 3 चीजें आपको हिरन के बारे में याद रखना। उसके बाद गीतरू बेटा, गीतरू किसी भी फंक्शन पे, ये गुजर्स एंड बकरवाल्स, जम्मू गुजर्स एंड बकरवाल्स परफॉर्म दिस सॉन्ग दैट इज कॉल्ड गीतरू ऑन एनी फेस्ट। सॉरी बेटा, इसका प्लीज यहां पे गीतरू में ये आएगा, यानी कि डूगरा जम्मू पीपल, डूगरास जम्मू पीपल। इस चीज पे यहां स्ट्रेस देना है। यहां पे जम्मू पहाड़ी, यानी कि जो भी लोग पहाड़ पे रहते हैं, जम्मू के लोग, वो इस हिरन को परफॉर्म करते हैं। यहां पे बेटा जो डूगरा लोग पहाड़ पे रहते हैं, दे परफॉर्म गीतरू ऑन एनी ओकेजन, ऑन एनी फेस्ट। वो बेटा हिरन और गीतरू में क्या फर्क है? ये जो भी जम्मू का पहाड़ी लोग, यहां पे पर्टिकुलरली बेटा जम्मू डूगरास। उसके बाद अगर हम कुद देखेंगे, कुद का मतलब, जब यहां का फार्मर, जम्मू का पर्टिकुलरली जम्मू फार्मर, जब वो व्हेन ही हार्वेस्ट इज द फेस्टिवल, यानी कि ये ऊपर वाले की तरफ से थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह को करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ए भगवान, हमने अपनी फसल को हार्वेस्ट किया, आपने हमारी इस फसल को बचाया तबाही से, ड्राट से, फेमाइन से, हर कोई बेटा नेशनल कैलामिटी से आपने इसको बचाया। जब ही आपने इसको बचाया, तब हम इस काबिल इस वक्त हैं, हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। गो बेटा, कुद मीनस, यानी कि ये भी एक डांस है, जो यानी कि इन ऑर्डर टू ऑनर द लोकल डीटी, यानी कि ऊपर वाले की DRTY, यानी कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहना, ऊपर वाले को थैंकफुल कहना। क्यों? हम इस वक्त इस काबिल हैं, इस फसल को तब हार्वेस्ट करते हैं जब ऊपर वाले ने हमारी इस फसल को हर एक नेशनल कैलामिटी से बचाया। इसलिए वी आर परफॉर्मिंग दिस डांस कुद इन ऑर्डर टू ऑनर द लोकल डीटी। अगर मैं बेटा सुरमा, ये भी बेटा खासकर जम्मू में सुरमा, यहां की जो औरतें हैं, उनके अक्सर हस्बैंड्स आर्मी में काम करते हैं। जब नई दुल्हन होती है, पर्टिकुलरली इन द जम्मू रीजन, वो इस सुरमा को गाते हैं अपने साथ, यानी कि इट मीन्स इट रिवील्स द एंगिश ऑफ ए न्यूली मैरिड वुमेन। अपने हस्बैंड की याद में गाते हैं, जिसका हस्बैंड आर्मी में काम करता है। गो दे सुरमा जो है, इट रिवील्स द एंगिश ऑफ ए न्यूली मैरिड वुमेन हुज हस्बैंड इज वर्किंग अवे इन द आर्मी। अपने साथ गुनगुनाते हैं, उसको हस्बैंड की याद आती है, उस नगमों को हम सुरमा बोलते हैं। इन इट रिवील्स द एंगिश ऑफ ए न्यूली मैरिड वुमेन हुज हस्बैंड इज वर्किंग इन द आर्मी, जो बहुत दिनों के बाद घर आता। उसके बाद बेटा बेंथी में आपको सिंपल, आपको यहां पे याद रखना है, बेंथी में ये बेटा गुजर्स एंड बकरवाल्स, चाहे कश्मीर में या जम्मू में, गुजर्स एंड बकरवाल्स ऑन एनी फेस्ट, आपने यहां पे याद रखा।
रो के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, तमाम में से मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल जो हाफिज नगमा के बारे में बेटा, क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक मीन्स सीरियसनेस। सूफियाना कलाम में बहुत सीरियसनेस होती है। इसमें 54 मोड्स होते हैं, मुकामाज होते हैं। इस बच्चे नगमा में यानी कि ड्रेस के बारे में स्ट्रेस देना है। वो बच्चों का ड्रेस पहन के डांस करते हैं। लड़ीशा बेटा, ये भी सॉन्ग होता है इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज द पीपल, यानी कि इन ऑर्डर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, प्रैक्टाइज्ड यानी इन अ ह्यूमरस वे। ये बेटा दुम्बली वन मुनहिरन, ये बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर हम देखेंगे ज़ैनुल आबिदीन, हर्षा, जालूका इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दे वर टू मच फॉन्ड ऑफ दिस म्यूजिक। इतना ही नहीं बेटा, दिस ज़ैनुल आबिदीन ही ब्रॉट एक्सपर्ट्स फ्रॉम कर्नाटका। वो बड़े एक्सपर्ट्स थे रागाज गुनगुनाने में। वो कर्नाटका से एक्सपर्ट्स को लाके उनसे गाना गिनवाते थे। दीज थ्री वर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इवन ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस्ड रबाब इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। रबाब आप बेटा यहां पे आपको दिखाई देगा। रबाब का मतलब यह है ए शैलो वुडन स्ट्रक्चर। जब हम इस स्ट्रिंग को खींचते हैं, इसमें आवाज निकलती है। वो बेटा ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस्ड रबाब in the state of Jammu and Kashmir state, and all these three were fans of music. Even Zainul Abidin brought experts from Karnataka. कर्नाटका से बेटा उन दिनों लाता था। ओके, खुदा